दोस्तों आई वेलकम यू ऑल ऑन एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ये पहला सेशन रहेगा जिसमें कास्टिंग से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और अगर आप आपकी प्रिपरेशन को और भी इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो इसके लिए हमारी एप्लीकेशन एईसी प्लस पर एक कंप्लीट बैच अवेलेबल है एसएससी जेईई मेंस 2023 के लिए। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। इस बैच के अंदर आपको लगभग 3000 प्लस अच्छे गेट ईएस लेवल के क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशंस आपको देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। सो दिस इज द लेक्चर नंबर फर्स्ट, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम कास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देखिए क्या है। एल्यूमिनियम अलॉय आर कास्ट इन हॉट चेंबर डाई कास्टिंग मशीन। देखिए डाई कास्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम अलॉय जो होते हैं इनकी जो कास्टिंग होती है वो हॉट चेंबर डाई कास्टिंग के द्वारा की जाती है। पहला स्टेटमेंट कुछ ये बोल रहा है। सेकंड, एल्यूमिनियम अलॉय रिक्वायर्ड हाई मेल्टिंग व्हेन कंपेयर टू जिंक अलॉय। तो देखिए अगर मैं बात करूं सेकंड स्टेटमेंट की तो ये आपको पता होना चाहिए जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है कंपेयर टू द एल्यूमिनियम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मतलब एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट आप देखेंगे लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो एल्यूमिनियम अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब एल्यूमिनियम अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो इसके लिए हम कौन सी डाई कास्टिंग यूज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए प्रेशर डाई कास्टिंग को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है हॉट चेंबर डाई कास्टिंग, एक होता है कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग। अब देखिए हॉट चेंबर डाई कास्टिंग में हम उन मटेरियल की कास्टिंग करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। और कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग उन मटेरियल के लिए यूज करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट में भी आप ध्यान रखें लेस देन 400 डिग्री सेल्सियस। जबकि कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग में हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल, और हाई मेल्टिंग पॉइंट में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल को हम यूज कर लेंगे। यहाँ पर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास जिन मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑल्दो डाई कास्टिंग लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के लिए ही जानी जाती है, इसमें भी दो कैटेगरी हो जाती है, एक हॉट चेंबर डाई कास्टिंग और एक कोल्ड चेंबर। तो देखिए हॉट चेंबर डाई कास्टिंग में लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल को यूज किया जाता है। कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग में हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल जैसे कि एल्यूमिनियम अलॉय, इनकी कास्टिंग के लिए हम कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग यूज करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है उसको अब दोबारा से पढ़ें। एल्यूमिनियम अलॉयज आर कास्ट इन हॉट चेंबर, ये बिल्कुल गलत है। एल्यूमिनियम अलॉयज जो होते हैं इनको कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग के अंदर कास्ट किया जाता है। हॉट चेंबर के अंदर अगर इसको कास्ट करेंगे तो वहां पर जो चेंबर है अंदर का उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाएगा, उससे डाई जो है हमारा क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है और सेकंड जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इंप्रूव बाय। देखिए डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कास्टिंग में, ये आपको यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। देखिए क्या होता है कि कास्टिंग में जब हम लिक्विड मेटल को पोर करते हैं और जो केविटी का शेप होता है वो भी अनइवन भी हो सकता है, तो वहां पर एक यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन रेट हमें नहीं मिल पाता है। तो यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन रेट को ऑब्टेन करने के लिए कास्टिंग के अंदर ही जो कैविटी होती है उसके अंदर हम मेटल की चिप्स को अलग अलग जगह पर प्लेस कर देते हैं, जिससे सॉलिडिफिकेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो जो मेटल की चिप्स होती है उन चिप्स को बोला जाता है चिल्स। क्या बोला जाता है, चिल्स बोला जाता है। तो नो डाउट चिल्स का हम यूज करते हैं डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए। इसके अलावा यहां पर ऑप्शन में हम देखें तो एक चेपलेट भी लिखा रहा है, तो चेपलेट भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं, नो डाउट चेपलेट जो होते हैं ये भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं, बट चेपलेट का मेन जो पर्पस होता है, जो कोर हम यूज करते हैं इंटरनल कैविटी बनाने के लिए, उस कोर को सपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं।
कोर को सपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं चेपलेट का। तो यहां पर चिल्स होगा बट चेपलेट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत रहेगा। ऑप्शन बी में क्या है, चिल्स एंड पैडिंग। अब पैडिंग की हम बात कर लेते हैं कि पैडिंग क्या होता है। तो देखिए पैडिंग भी एक्सिस मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया जहां पर थिन है, जहां पर सोलिडिफिकेशन रेट बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर हम एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब जो कैविटी है उसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं टेपर सरफेस बनाकर, तो उससे सोलिडिफिकेशन रेट जो है वो डाउन हो जाता है, तो एक यूनिफॉर्म सोलिडिफिकेशन रेट आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर जो होगा उसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। चिल्स एंड पैडिंग को हम यूज करते हैं डायरेक्शनल सोलिडिफिकेशन के लिए, और चेपलेट आप ध्यान रखें, चेपलेट का हम यूज करते हैं कोर को सपोर्ट करने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट यूज इन मोल्डिंग। मोल्डिंग में ये इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं, ड्राई सिलिका होता है, बिल्कुल होता है, क्ले भी, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, सोडियम सिलिकेट, अलग अलग तरह की जो मोल्डिंग प्रोसेस है उनमें ये यूज होते हैं। अब यहां पर क्या बोला है, दोज यूज इन सेल मोल्डिंग। सेल मोल्डिंग कास्टिंग जो प्रोसेस है, इसमें इनमें से कौन से इंग्रेडिएंट को यूज किया जाता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ड्राई सिलिका सैंड, ये तो सभी ऑलमोस्ट सभी कास्टिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। सिलिका जो पार्टिकल्स होते हैं दे एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिव मटेरियल, तो ये तो सभी में यूज किए जाते हैं। क्ले की बात आती है तो क्ले सभी में यूज नहीं किया जाता है। क्ले जो हमारी ग्रीन सैंड कास्टिंग होती है, कन्वेंशनल प्रोसेस जो होती है कास्टिंग की, उसमें यूज किया जाता है। तो सेल मोल्डिंग में क्ले यूज नहीं किया जाता है, तो ये नहीं होगा। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड जो है ये एक स्टिकी सब्सटेंस है, तो जो सेल मोल्डिंग होता है, सेल मोल्डिंग में हम यूज करते हैं रेजिन कोटेड सैंड। क्या यूज करते हैं, रेजिन कोटेड सैंड। और बेसिकली ये रेजिन कोटेड सैंड होता क्या है, ये रेजिन कोटेड सैंड होता है सिलिका प्लस फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, ये एक स्टिकी सब्सटेंस है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। और साथ में कुछ अमाउंट में अल्कोहल का भी यूज करते हैं, तो ये स्टिकी सब्सटेंस को यूज किया जाता है। ये रेजिन कोटेड सैंड यूज किया जाता है मोल्ड को क्रिएट करने के लिए। तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट एक बाइंडिंग मटेरियल है, ये क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है, और ये सोडियम सिलिकेट यूज किया जाता है CO2 मोल्डिंग में, CO2 मोल्डिंग में यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ब्लो कराते हैं ऐसे मोल्ड के ऊपर जिसके अंदर ऑलरेडी सोडियम सिलिकेट है, तो एनहाइड्रस कंपाउंड बनाता है, जिससे स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड बन जाता है, हमारा जो मोल्ड होता है वो हार्ड बन जाता है, पोरस बन जाता है। तो सोडियम सिलिकेट अगर पूछा जाता है तो आप ध्यान रखें CO2 मोल्डिंग में यूज किया जाता है। CO2 मोल्डिंग का मतलब ये नहीं कि CO2 की हम कास्टिंग कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कास्टिंग कर। CO2 मोल्डिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि मोल्ड को पकाने के लिए, मोल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके ऊपर CO2 को ब्लो किया जाता है, इसीलिए उसे CO2 मोल्डिंग बोला जाता है। तो यहां पर सेल मोल्डिंग के लिए 1 और 3 ये दोनों इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं, तो 1 और 3 मतलब आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग डायरेक्शनल सोलिडिफिकेशन फॉर राइजर डिजाइन। तो कौन सी मेथड को हम यूज करते हैं डायरेक्शनल सोलिडिफिकेशन के लिए, राइजर के लिए। सुटेबल प्लेसमेंट ऑफ चिल्स, बिल्कुल हम चिल्स को प्लेस करके डायरेक्शनल सोलिडिफिकेशन, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया। सुटेबल प्लेसमेंट ऑफ चेपलेट और इंप्लॉइंग पैडिंग। देखिए चेपलेट से नहीं होगा, चेपलेट को हम यूज करते हैं कोर को सपोर्ट करने के लिए, पैडिंग और चिल्स का यूज करके हम डायरेक्शनल सोलिडिफिकेशन को ऑब्टेन करते हैं, आइदर वो राइजर हो या आपकी कास्टिंग हो। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, 1 और 3 मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं, यस ऑप्शन बी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मिश्रण इज ए कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर्स ड्यू टू। देखिए मिश्रण कास्टिंग डिफेक्ट है, ये किस वजह से होता है,
तो इसको जानने के लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मिसरन डिफेक्ट होता क्या है। देखिए सपोज हमारे पास ये एक कैविटी है और इस कैविटी में लिक्विड मेटल इंटर कर रहा है, इधर से साइड से यहां से हम लिक्विड मेटल इंटर करा देते हैं। अब अगर लिक्विड मेटल का जो टेम्परेचर है वो अगर कम है तो क्या होगा, लिक्विड मेटल फ्लो करते करते सोलिडिफाई हो जाएगा। ये पूरी कैविटी को कंप्लीटली फिल नहीं कर पाएगा, उसके पहले ही ये क्या हो जाएगा, सोलिडिफाई हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो डिफेक्ट बनता है उस डिफेक्ट को बोला जाता है मिश्रण। तो ये मिश्रण क्यों हो रहा है, ये मिश्रण हो रहा है कि आपका जो लिक्विड मेटल है, मोल्टन लिक्विड मेटल है, वो पूरी कैविटी को नहीं भर पा रहा है, वो फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो फ्लो क्यों नहीं कर पा रहा, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण तो क्या हो सकता है कि उसकी फ्लूइडिटी कम है। फ्लूइडिटी कम है इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उस लिक्विड की विस्कोसिटी कम होगी और वो आसानी से फ्लो कर जाएगा। तो टेम्परेचर एक फैक्टर होता है। अब ऑप्शन को आप पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करिए। पहला, वेरी हाई पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल। अरे भैया हाई टेम्परेचर अगर रहेगा तो वो तो पूरी कैविटी को फिल कर देगा, तो ये डिफेक्ट होगा ही नहीं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। सेकंड क्या है, इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल, ये हो सकता है। इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने की कैपेसिटी, क्षमता, तो वो अगर कम है तो डेफिनेटली इस तरह का डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और बाकी थर्ड ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए एक बार, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय द लिक्विड मेटल। अरे गैसेस को अगर वो एब्जॉर्ब कर लेगा लिक्विड मेटल तो इसकी वजह से तो पोरोसिटी आएगी, तो ये भी कारण नहीं होगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या है, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द मोल्ड फ्लास्क। अगर इम्प्रॉपर अलाइनमेंट रहेगा तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मोल्ड शिफ्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मोल्ड शिफ्ट जो डिफेक्ट होता है वो होता है इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ मोल्डिंग बॉक्स की वजह से। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, ये जो मिश्रण होता है इसी के जैसा एक और डिफेक्ट होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, कोल्ड सट। ये कोल्ड सट का जो कारण है, ये मिश्रण का जो कारण है वही कोल्ड सट का भी कारण है। तो ये डिफेक्ट भी सिमिलर टू मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। यहां पर हमारे पास 3 पेयर दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है। चलिए पहला देखते हैं, पिट मोल्डिंग, और यहां पर इसको मैच किया है किससे, फॉर लार्ज जॉब से। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि पिट मोल्डिंग होता क्या है। देखिए पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा, मतलब जो मोल्ड हमारा फाउंड्री शॉप होता है, फाउंड्री शॉप वहीं पर एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर वहां पर अगर हम कास्टिंग कर रहे हैं तो उसे पिट मोल्डिंग। अब मुझे खुद बताइए आप कि आपको गड्ढा बनाने की जरूरत कब पड़ेगी, जब कास्टिंग की साइज क्या होगी, बहुत ही बड़ी होगी। अगर छोटा सा अगर आपको कंपोनेंट बनाना है तो उसको तो आप मोल्ड बॉक्स से बना लोगे। तो डेफिनेटली ये जो पिट मोल्डिंग होती है किसके लिए यूज की जाती है, लार्ज जॉब के लिए। तो ये जो मैच है ये तो करेक्ट है। हमको बताना है कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है, तो पहले ही हमें पता चल गया कि ये करेक्टली मैच कर रहा है। बाकी की दो भी आप देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जिसे अपन बोलते हैं इन जनरल, तो ये किसके लिए, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। अच्छा ये यहां पर इन्होंने ये इसको मैच जो किया है किससे किया है, इसके एक और नाम से। यहां पर पहला वाला जो मैच था उसमें किसके लिए जानी जाती है, उससे मैच किया था। यहां पर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर वैक्स को हम यूज करते हैं, वैक्स के पैटर्न हम बनाते हैं और उस वैक्स के पैटर्न को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि उसको मेल्ट करके हम बाहर निकालते हैं। अच्छा मैं जो वर्ड बोल रहा हूं इस पर आप ध्यान दीजिएगा, वैक्स के पैटर्न को हम दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं, उसको मेल्ट करके हम बाहर निकालते हैं। क्या वैक्स को हम दोबारा यूज कर लेंगे क्या, यस वैक्स को मेल्ट करके आपने बाहर निकाला, वो वैक्स दोबारा यूज हो जाएगा, बट उसका शेप जो है वो चेंज हो गया। तो मैंने क्या बोला है, वैक्स के पैटर्न को हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, वो वैक्स को तो हम यूज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। प्लास्टर मोल्डिंग, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम CaSO4.NH2O इसका यूज किया जाता है। तो ये जिप्सम का बनाया जाता है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो प्लास्टर मोल्डिंग जिप्सम, तो
तो ये तीनों ही मेच जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर भी अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, बट अब आपको ध्यान से पढ़ना है। यहां पर पूछा हमसे नॉट करेक्टली मैच, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एल्यूमिनियम एलॉय, प्रेशर डाई कास्टिंग, एल्यूमिनियम एलॉय पिस्टन जो होते हैं उनको प्रेशर डाई कास्टिंग से बनाया जाता है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। तो अगर आपने पहले क्वेश्चन, इस सेशन के पहले क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से समझा है, तो ये तो अभी तक आपको याद हो गया होगा कि डाई कास्टिंग एल्यूमिनियम एलॉय के लिए हम यूज करते हैं, तो ये तो करेक्टली मैच है। इनकरेक्ट आपको बताना है। ज्वेलरी हम किससे बनाते हैं? लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस मतलब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जानी जाती है प्रिसाइज, हाईली एक्यूरेट स्मॉल साइज के कंपोनेंट के लिए, और ज्वेलरी जो है वो डेफिनेटली इस कैटेगरी में आएगा, तो ये भी सही है। लार्ज पाइप, बड़े बड़े सीवेज के जो पाइप होते हैं उनको सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनाया जाता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी करेक्टली मैच है। लार्ज बेल, लूम मोल्डिंग, यहां पर हमसे पूछा था नॉट करेक्टली मैच। लार्ज पाइप सेंट्रीफ्यूगल, लार्ज बेल जो है लूम मोल्डिंग। लूम मोल्डिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर लूम सैंड का यूज किया जाता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम एलॉय। देखिए यहां पर इसीलिए कंफ्यूजन हुआ है क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है। ये यहां पर ये वर्ड इधर आना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूं इसका कॉन्सेप्ट। यहां पर ये वर्ड इधर चला गया है, तो एल्यूमिनियम अलॉय पिस्टन लिखा हुआ है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एल्यूमिनियम अलॉय पिस्टन। अब देखिए एल्यूमिनियम अलॉय पिस्टन की बात चल रही है, तो ये बनाए जाते हैं किससे? ग्रेविटी डाई कास्टिंग से। किससे बनाए जाते हैं? ग्रेविटी डाई कास्टिंग से। और ग्रेविटी डाई कास्टिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी डाई कास्टिंग में जो लिक्विड मेटल मोल्ड के अंदर, केविटी के अंदर इंटर करता है ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स। ऊपर से लिक्विड मेटल हम पोर करते हैं, ग्रेविटी की वजह से पूरी केविटी में चला जाता है। और एक होता है प्रेशर डाई कास्टिंग, जिसमें हम प्लंजर की मदद से लिक्विड मेटल को इंटर कराते हैं। तो ग्रेविटी डाई कास्टिंग से बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम अलॉय के पिस्टन। देखिए क्यों बनाए जाते हैं ये भी सुन लीजिए, क्योंकि एल्यूमिनियम की फ्लूइडिटी जो होती है काफी अच्छी होती है, एल्यूमिनियम आसानी से फ्लो कर सकता है, इसीलिए ग्रेविटी डाई कास्टिंग का यूज किया जाता है। इसलिए इनकरेक्टली अगर हमसे पूछा गया है तो ऑप्शन ए जो होगा ये इनकरेक्ट हो। ओके चलिए नेक्स्ट, यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि ये ए और बी क्या है। तो देखिए यहां पर अगर आपने कास्टिंग पढ़ा है डिटेल में तो ऐसे डायग्राम बनाए होंगे। डायग्राम बनाने के बावजूद भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। यहां पर दोनों जो डायग्राम है ए और बी, इनमें कंफ्यूजन क्या होगा कि यार कैविटी ये है या ये। अगर कैविटी ये हुई तो ये आपका राइजर होगा और ये क्या होगा? आपका डाउन स्प्रू होगा। दूसरा तरीका पहचानने का, देखिए ये, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टेपर क्रॉस सेक्शन है इसका, और ये एग्जैक्टली सिलेंड्रिकल है। तो टेपर कॉनिकल कौन सा एलिमेंट होता है मोल्डिंग बॉक्स के अंदर? ये होता है हमारा डाउन स्प्रू, डाउन स्प्रू। और सिलेंड्रिकल शेप किसका होता है? ये होता है राइजर का। तो यहां पर ए क्या हो जाएगा? डाउन स्प्रू, जिसे स्प्रू भी बोला जाता है, और बी जो होगा क्या होगा? राइजर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए ऊपर वाला पार्ट ये कहलाएगा कॉप और नीचे वाला पार्ट ये कहलाएगा ड्रैग। इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है इसे बोलते हैं अपन पार्टिंग लाइन, पार्टिंग प्लेन जिसे बोलते हैं। ऊपर वाला कोप, नीचे वाला ड्रैग, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल गेटिंग सिस्टम। आइडियल गेटिंग सिस्टम की इनमें से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है? 3 स्टेटमेंट हमें यहां पर दिए हुए। पहला स्टेटमेंट क्या है?
द मोल्टन मेटल शुड एंटर द मोल्ड कैविटी विथ ए हाई वेलोसिटी एज पॉसिबल। भैया हाई वेलोसिटी से अगर लिक्विड मेटल इंटर करेगा कैविटी के अंदर तो वहां पर सैंड का इरोजन होगा, ड्रेस फॉर्मेशन होगा। तो क्या ये चाहते हो क्या आप? ये तो आप क्या कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती है आइडियल गेटिंग सिस्टम की। सेकंड स्टेटमेंट, इट शुड फैसिलिटेट कंप्लीट फिलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी। ये तो हर कोई चाहेगा, अरे जो कैविटी की साइज है वो कंप्लीटली फिल होना चाहिए ना, अदरवाइज अगर कुछ अनफिल्ड रीजन रह गया तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो तो डिफेक्टिव मिलेगा। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट कंपल्सरी है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट, इट शुड बी एबल टू प्रिवेंट द अब्जॉर्प्शन ऑफ एयर गैसेस फ्रॉम द सराउंडिंग ऑन द मोल्टन मेटल व्हाइल फ्लोइंग थ्रू आउट। बिल्कुल इस तरह का गेटिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि बाहर की जो एयर है उसका अब्जॉर्प्शन ना हो, और ये अब्जॉर्प्शन एक डिफेक्ट बना देता है, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं, पोरोसिटी डिफेक्ट बना देगा। तो ये हम चाहते हैं, तो ये बिल्कुल एक रिक्वायरमेंट है आइडियल गेटिंग सिस्टम की। देखिए क्या है कि अभी मैं यहां पर इस क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के आपको समझा रहा हूं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा। बट क्या होता है एग्जाम में, यहां पर आप ये स्टेटमेंट को पढ़ते हो, पहला स्टेटमेंट द मोल्टन मेटल शुड एंटर द मोल्ड कैविटी विद हाई वेलोसिटी, तो दिमाग में मोल्टन मेटल और वेलोसिटी ही रहता है, ये हाई दिमाग से हट जाता है। इसलिए फिर आंसर में आपको सबसे पहले वाला 1 2 3 ऑप्शन ही करेक्ट दिखाई देगा। तो आपको स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ? मात्र इस एक वर्ड की वजह से। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 2 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ए स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ मोल्टन मेटल ऑफ रेडियस 2 mm was found to be solidify in 10 सेकंड। देखिए एक स्पेरिकल ड्रॉप है जिसका डायमीटर 2 mm है, और ये कितनी देर में सॉलिडिफाई हो रही है? 10 सेकंड में सॉलिडिफाई हो रही है। ओके, अब हमसे पूछा है ए सिमिलर ड्रॉप ऑफ रेडियस 4 mm, अगर डायमीटर हमने चेंज कर दिया, रेडियस हमने चेंज कर दी, तो उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम आपको बताना। अच्छा यहां पर रेडियस हमें दे रखा है पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब पहले वाले स्टेटमेंट में रेडियस 2 mm है, अब रेडियस हमने बना दी 4 mm, तो अब टाइम कितना लगेगा? तो कैसे कैलकुलेट करें? अब ऐसे कैलकुलेट मत कर लीजिएगा कि 2 mm में 10 सेकंड लग रहा है तो 1 mm में 5 सेकंड लगेगा और 4 mm में 20 सेकंड लग जाएगा। ऐसे अगर आपने कैलकुलेट किया तो ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पर, ये ऐसे नहीं, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं है। ओके, कि 1 सेकंड में 2 सेकंड में 2 mm में 10 सेकंड लग रहा है तो 1 mm में 5 सेकंड लगेगा, और 4 में कितना हो जाएगा? 20 सेकंड। ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सॉलिडिफिकेशन टाइम का रिलेशन पता होना चाहिए। सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का होल स्क्वायर, और इसे हम बोलते हैं क्या? चौरिनॉस लॉ। क्या बोलते हैं इसे? चौरिनॉस लॉ। और ये स्पेरिकल ड्रॉप है, तो स्पेरिकल ड्रॉप के लिए अगर आप वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का रेशियो अगर कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी D/6। सर आपको कैसे पता? मुझे तो पता है, बट आपको ये याद रखना, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, सरफेस एरिया, स्पेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को आप डिवाइड करें आपस में तो मिलेगा R/3। R/3 को हम लिखते हैं क्या? D/6। अच्छा R/3 भी लिख लेते हैं, R/3 का होल स्क्वायर। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि सॉलिडिफिकेशन टाइम जो रहेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहां से रिलेशन क्या बन जाएगा? TS1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू TS2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। ओके, TS1 कितना है? 10 सेकंड, 10, रेडियस कितना है? 2, TS2 निकालना है व्हेन द रेडियस विल बी 4, तो ये बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2, तो TS2 कितना हो जाएगा? 20 सेकंड। नहीं, स्क्वायर होगा ना यहाँ पर,
2 का स्क्वायर और यहां पर 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 16 इंटू 10 160 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 4 4 4 जा 16 16 40, आंसर विल बी 40, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये रिलेशन आप ध्यान रखें, सॉलिडिफिकेशन टाइम का है, इसे बोलते हैं चोरिनोस लॉ। चलिए देख लीजिए 40 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए सॉलिडिफिकेशन ऑफ ए मेटल ड्यूरिंग ए कास्टिंग कंपनसेशन फॉर सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन इज। देखिए जब भी किसी भी लिक्विड मेटल का सॉलिडिफिकेशन होता है तो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एक लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लिक्विड स्टेट में जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है उसे हम बोलते हैं लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन, और सॉलिड स्टेट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। लिक्विड स्टेट में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको कंपनसेट करने के लिए हम यूज करते हैं राइजर का। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें। लिक्विड श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए मोल्ड के ऊपर हम लगाते हैं किसको, राइजर को, और सॉलिड स्टेट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं सॉलिड श्रिंकेज, इसके लिए हम अलाउंस प्रोवाइड करते हैं और उससे हम बोलते हैं श्रिंकेज अलाउंस। और ये श्रिंकेज अलाउंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पैटर्न जो होता है उसको स्लाइटली थोड़ा पहले से ही हम बड़ा बना देते हैं। हमें पता है कि ये सॉलिड बनेगा, ठंडा होगा तब छोटा होगा, तो एक काम करो ना, पहले से ही कैविटी बड़ी बना लो। तो हमने क्या किया, पैटर्न की साइज को बढ़ा दिया। अब ऑप्शन को पढ़िए, प्रोवाइडेड बाय द ओवर साइज ऑफ पैटर्न, पहला ही स्टेटमेंट सही लग रहा है। पैटर्न की साइज को थोड़ा सा बड़ा बनाकर हम क्या करेंगे, सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट करेंगे। और यहीं पर अगर लिखा होता है लिक्विड श्रिंकेज तो आंसर क्या हो जाता, राइजर को प्रोवाइड करके। बाकी तो अचीव बाय प्रॉपरली प्लेस ऑफ राइजर, ये आंसर कब होता है, जब यहां पर लिखा होता है सॉलिड की जगह लिक्विड। ओके चलिए, तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया इसका। नेक्स्ट मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में टाइप्स ऑफ कास्टिंग है, लिस्ट 2 में वर्किंग प्रिंसिपल है। तो सभी कास्टिंग और उनका वर्किंग प्रिंसिपल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग, कंटीन्यूअस कास्टिंग। देखिए डाई कास्टिंग में हम क्या करते हैं, जो लिक्विड मेटल होता है उस लिक्विड मेटल को हम फोर्सफुली प्लंजर की मदद से उस डाई के अंदर एंटर कराते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जानी जाती है होलो पाइप को बनाने के लिए विदाउट द यूज ऑफ कोर। यहां पर रोटेटिंग मोल्ड होता है, उसके अंदर हम लिक्विड मेटल को इंटर कराते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो पेरीफेरी की तरफ जाता है और वहीं पर सॉलिडिफाई हो जाता है। कंटिन्यूअस कास्टिंग में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली लिक्विड मेटल पोर करते हैं और उससे सीधा हम प्रोडक्ट बनाते हैं रोलिंग मिल की मदद से। चलिए देखते हैं यहां पर डाई कास्टिंग, मोल्टन मेटल इज फोर्स इनटू द डाई अंडर प्रेशर, इसी से मैच होगा। ए का मैच किससे, 1 से। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट कोइंसाइड। देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ मोल्ड। ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के जब आप टाइप्स पढ़ोगे तो उसमें 3 टाइप की ये कास्टिंग होती है, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग। तो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट के लिए जानी जाती है, और सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग जो कि यहां पर दिया हुआ है स्टेटमेंट 3 में, ये मैच होगा किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ मोल्ड। ओके, और मेटल सॉलिडिफाई व्हेन द मोल्ड इज रोटेटिंग, ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में होगा, और सेंट्रीफ्यूजिंग में ये चला जाएगा। कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड। तो ए किससे मैच होगा, 1 से, बी किससे मैच होगा, 3 से, सी किससे मैच होगा, 2 से, और डी किससे मैच होगा, 4 से। 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अगेन मैच द कॉलम का है। प्रोसेस प्रोडक्ट, सभी कास्टिंग के एप्लीकेशन आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। डाई कास्टिंग में आपको बता देता हूं, डाई कास्टिंग लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के लिए जानी जाती है।
लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल मेनली नॉन फेरस अलॉय, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, इनकी कास्टिंग के लिए जानी जाती है डाई कास्टिंग। देख लीजिए एक इससे मैच होगा, 3 से नॉन फेरस मटेरियल। सेल मोल्डिंग, सेल मोल्डिंग में फिनोल फॉर्मल्डिहाइड एक क्वेश्चन अपन ने किया था, स्टिकी सब्सटेंस होता है, मोल्ड बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। CO2 मोल्डिंग, सोडियम सिलिकेट में आपको बता चुका हूं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, कास्ट आयरन पाइप को बनाने के लिए यूज किया जाता है। 3142, 3142 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। द मेन पर्पस ऑफ चैपलेट बता चुका हूं, सपोर्ट द कोर, कोर को सपोर्ट के लिए तो यूज करते हैं चैपलेट का। हाँ, a gating ratio 1:4 is used to design the gating system for magnesium alloy casting. This gating ratio refer to the cross section area of the various gating element as given below. डाउन स्प्रू, रनर, इनगेट, इनका रेशियो होता है, इनके एरिया का रेशियो होता है। अब आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है। देखिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए गेटिंग रेशियो जो होता है ABC, यही पूछा है। ए जो होता है ये होता है डाउन स्प्रू का एरिया, बी जो होता है ये रनर एरिया, सी जो होता है ये इनगेट या गेट का एरिया। सॉरी, इनगेट या गेट का एरिया, ठीक है। तो आंसर तो आपको पता चल गया। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं साथ में। देखिए ये जो रेशियो है ये इस तरह से होता है ABC, या फिर A लेस देन B लेस देन C। ये अगर रेशियो है इसका मतलब C सबसे ज्यादा है, गेट का एरिया सबसे ज्यादा है, तो लो वेलोसिटी से लिक्विड मेटल एंटर करेगा। लो वेलोसिटी से लिक्विड मेटल एंटर करेगा, इसका मतलब ड्रेस फॉर्मेशन की टेंडेंसी नहीं होगी, झाग नहीं बनाएगी अगर ये रेशियो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसे हम बोलते हैं नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। तो हम ऐसे मटेरियल के लिए इसको हम यूज करते हैं जो कि ड्रेस फॉर्मेशन की टेंडेंसी जिनकी ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तो इसीलिए तो यहां पर ये मैग्नीशियम के लिए यूज किया जा रहा है 1:4, क्योंकि हाई वेलोसिटी से, कब हाई वेलोसिटी से अगर ये रेशियो ऐसा होता है 4:2:1, इसका मतलब गेट का एरिया कम है, गेट का एरिया कम है, एरिया कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, ज्यादा वेलोसिटी से अगर लिक्विड मेटल एंटर करेगा तो झाग बनाएगा, ड्रेस बनाएगा। तो हम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के लिए यूज नहीं करेंगे इसको, इसे हम बोलते हैं प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। ओके चलिए आगे यहां तक। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, मैच विथ लिस्ट 1 to लिस्ट 2। हॉलो स्टेचूस, डेंचर्स, एल्यूमिनियम एलॉय पिस्टन, रोकर आर। देखिए डेंचर मतलब जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट समझ हो, ऑपरेशन करने में डॉक्टर जो यूज करता है, तो इनको किस कास्टिंग से बनाया जाता है? तो डेफिनेटली इनके लिए हम ऐसी कास्टिंग का यूज करेंगे जिससे अच्छी क्वालिटी के प्रिसाइज एलिमेंट बने, तो वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो बी किससे मैच होगा? 2 से मैच होगा। ओके। होलो स्टेचूस, होलो स्टेचूस ये सेल मोल्डिंग से स्लस सेंट्रीफ्यूगल किससे बनेगा? स्लस कास्टिंग से बनेगा। पाइप की बात आती तो फिर हम सेल सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, स्लस कास्टिंग से होलो कंपोनेंट हम बनाते हैं। ए का मैच किससे होगा? 3 से होगा। रोकर आर्म, अब देखिए ए 3:2 कहां है? यहां पर भी, यहां पर भी। एल्यूमिनियम एलॉय पिस्टन, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के द्वारा मैंने आपको बताया था ग्रेविटी डाई कास्टिंग से बनाया जाता है। सी 5 से मैच होगा।
सी अगर 5 से मैच होगा तो आंसर आपको पता चल गया ऑप्शन डी। 4 किससे मैच होगा? डी मैच होगा 4 से। सेल मोल्डिंग से बनाया जाता है रोकर। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, कास्टिंग के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे आपसे। चलिए, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड इज यूज फॉर कास्टिंग आर्टिकल्स ऑफ होलो सिमेट्रिकल, बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप अबाउट वर्टिकल एक्सिस, सिमेट्रिकल शेप अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इरेगुलर शेप नॉन फेरस मेटल। देखिए, इरेगुलर शेप नॉन फेरस मेटल एलॉय ओनली, ऐसा तो कुछ होता नहीं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, सिमेट्रिकल शेप दोनों ऑप्शन में लिखा हुआ है, बट एक में लिखा हुआ वर्टिकल एक्सिस, एक में लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वैसे तो दोनों तरह के बनाए जाते हैं, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज गो फॉर horizontal axis. Which of the following process produce a casting when pressure force the molten metal into the mold cavity? When pressure forces the molten metal into the mold cavity, high pressure से liquid metal एंटर करता है डाई कैविटी में, कौन से कास्टिंग में? डेफिनेटली यार ये तो डाई कास्टिंग ही खिलाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। According to Chorinow's equation, the solidification time of casting is directly proportional to volume by surface area का होल स्क्वायर। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया? वॉल्यूम का स्क्वायर। आंसर तो आपको पता चल गया। अब ये जब प्रोपोर्शनल साइन हम हटाते हैं तो यहाँ पर मिलता है हमें 1/√ऑफ अल्फा बीटा, हाँ अल्फा ही लिख लीजिए, इंटू वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। और ये अल्फा जो होता है, ये ध्यान रखें, ये इससे बोलते हैं अपन थर्मल डिफ्यूजिविटी। ओके, थर्मल डिफ्यूजिविटी ये होता है K अपॉन रो Cp। ओके, तो यहाँ से सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इक्वल टू, इसको अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो रो Cp ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, K आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, इनटू वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि बताइए सॉलिडिफिकेशन टाइम और कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल में क्या रिलेशन होता है? तो कंडक्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो सॉलिडिफिकेशन टाइम डेफिनेटली कम होगा। अगर ये वैल्यू अगर ज्यादा है, आप खुद सोचिए, ये वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी। के कंडक्टिविटी होती है, रो उसकी डेंसिटी होती है उस मटेरियल की, सीपी जो है उसकी स्पेसिफिक हीट होती है, और यहाँ पर अल्फा जो है इसे हम बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी, और इस थर्मल डिफ्यूजिविटी की यूनिट भी आप ध्यान रखें, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, और यही यूनिट किसकी होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की भी होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की भी होती है, ये भी ध्यान रखें। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? न्यू से डिनोट करते हैं, म्यू डिवाइडेड बाय रो होता है। इतने सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सेल मोल्डिंग कैन बी यूज फॉर। सेल मोल्डिंग थिन ऑब्जेक्ट के लिए जानी जाती है, बिल्कुल दिमाग में इंटर कर लीजिए ये बात। प्रोड्यूसिंग मिलिंग कटर, ऐसा नहीं है। मेकिंग गोल्ड ऑर्नामेंट, प्रोड्यूसिंग हेवी नहीं, प्रोड्यूसिंग थिन कास्टिंग, बिल्कुल सही है। थिन कास्टिंग को बनाने के लिए हम यूज करते हैं सेल मोल्डिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट सेक्शन में हम मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर से हम 20 क्वेश्चन अच्छे वाले देखने वाले। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। सेशन अगर पसंद आया है तो उसको जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर, और सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन दिस पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस एप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।